स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पूरी किताब से सभी महत्वपूर्ण चित्र को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में पूरे चित्र को पढ़ेंगे और उसके बारे में भी समझेंगे। तो देखिए, जो चित्र होता है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, चित्र बनाने में आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, कम से कम आपका आता है 10 से 12 नंबर में, कम से कम 10 से 12 नंबर में आपका चित्र बनाने के लिए आता है। तो आज की वीडियो में आपका 10 नंबर कंफर्म होने वाला है। तो देखिए, सभी इंपॉर्टेंट चित्र को आज की वीडियो में बताऊंगा और इसे कैसे आपको दर्शाना ये भी बताऊंगा। अगर आपको देखिए दर्शाने में सबको दिक्कत होती है कि इसका नाम सब लोग भूल जाते हैं, तो आज की वीडियो में ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको चित्र दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, पहला हमारा चित्र है पुरुष जनन तंत्र का चित्र। ये हमारा है नर जनन तंत्र का चित्र, यानी कि पुरुष जनन तंत्र का चित्र। ये देखिए, आपको क्या करना है, आपको चित्र का स्क्रीनशॉट लेते चलना है। देखिए, इसके बारे में आप कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए पुरुष जनन तंत्र का चित्र। देखिए, पुरुष प्रजनन प्रणाली में निम्नलिखित शामिल है। देखिए, प्राथमिक अंग इसमें होता है यौन अंग और वृषण। इसमें प्राथमिक जो यौन अंग होता है वृषण होता है। वृषण क्या है, देखिए यहाँ पे जो आपको दो अंडाकार रचनाएं दिखाई देती हैं, जो आपको दो अंडा, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे ये है, एक यहाँ पे है, तो ये वृषण होते हैं। द्वितीय या सहायक यौन जो होते हैं अंग क्या होते हैं, द्वितीय क्या सहायक यौन अंग क्या होते हैं। देखिए, सहायक नलिकाएं जो होती हैं रेस्टेटिस और फिर है वासा एफिरेटरिया और फिर एपिडिडिमिस और वासा डिफरेंस। और सहायक ग्रंथि जो होती है वीर्यपुट्टिका, प्रोस्टेट ग्रंथि और फिर बल्बोयूरेथल ग्रंथि और फिर काउपर ग्रंथि, इसे ही काउपर ग्रंथि कहते हैं। और जो बाह्य जनन अंग होता है लिंग। ये जो है ये आपको देखा, ये लिंग है। क्या है, लिंग है। तो यहाँ पे देखिए जब आपको आप चित्र बना तो आपको आ ही जाएगा। अगर आपको इसको दर्शाना नहीं आता तो कि इंपॉर्टेंट चीजों को दर्शा दीजिए। देखिए आप इसको लिख दीजिए पेनिस, ये लिंग हो गया, पेनिस हो गया। ये देखिए यहाँ पे है ग्लैंड पेनिस, पेनिस हो गया। और अब देखिए यहाँ पे है फॉर स्किन, यानी कि इसके जो लिंग है, लिंग के ऊपर का चमड़ा स्किन। और फिर ये देखिए टेस्टिस है। तो इसी प्रकार के आपको सभी चित्र को दर्शाना है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी को आपको लिख देना है, पूरा आपको नहीं लिखना क्योंकि पूरा आपको लिखने में दिक्कत होगी। तो जितने जैसे कि जो जो इंपॉर्टेंट उसी को आप लिख दीजिएगा। जैसे कि प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, उसका दर्शा दीजिए। यहाँ पे देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। तो इसी प्रकार से आप सभी को दर्शा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए क्या हो, यहाँ पे हमारा जो है यूरेटर है। यहाँ पे देखिए यूरेटर है, यहाँ पे देखिए जो यूरेटर होता है। तो इसी प्रकार जो जो इंपॉर्टेंट उसको आप दर्शा दीजिएगा। और इतना आप जरूर लिखिए। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इतना लिखने के बाद अगर आप थोड़ा बहुत दर्शा देंगे, 2-4 अंक का नाम लिख देंगे, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को लिख ही देंगे इसके बारे में। तो एग्जामर समझ जाएगा कि इस बच्चे को सब चीजें मालूम है इस चित्र के बारे में। उसके बाद देखिए, जो दूसरा चित्र हमारा क्या है, महिला प्रजनन तंत्र, यानी कि मादा जनन तंत्र। तो देखिए इसमें क्या होता है, महिला प्रजनन प्रणाली में निम्नलिखित शामिल है। देखिए इसमें जो प्राथमिक यौन अंग होता है वो होता है अंडाशय। और द्वितीय यौन अंग जो होता है, देखिए क्या होता है, इसमें सहायक नलिकाएं क्या क्या होती हैं, इसमें अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब की जो जोड़ी होती है, ये है फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे देखिए जो है, जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं, जहाँ पे देखिए शुक्राणु और अंडाणु निषेचन करते हैं। गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि, ये जो होता है क्या होता है, ये होता है सहायक द्वितीय ग्रंथि। जो सहायक नलिकाएं होती है ये होती हैं। और सहायक ग्रंथि होती है इसमें स्तन ग्रंथि। और इसमें जो बाह्य जनन अंग होता है वो होता है योनि, इसे बेजाइना कहते हैं। तो देखिए ये जो होता है ये योनि होता है, बेजाइना, जिससे जो होते हैं स्त्री लोग क्या कहते हैं, मूत्र त्याग करते हैं और इसी रास्ते से बच्चे का जन्म भी होता है। इस प्रकार देखिए ये ओवरी है, यानी अंडाशय है। यहाँ पे देखिए 2 ओवरी होते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे है फिम्ब्राइड। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी को दर्शा देना है। यहाँ पे देखिए क्या है, बेजाइना है, बेजाइना का अर्थ होता है योनि। इसी प्रकार से आपको दर्शाना, इतने को आपको जरूर से जरूर लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो स्क्रीनशॉट सभी का लो, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी चित्र हैं हमारे लिए। उसके बाद स्तन ग्रंथि। तो देखिए स्तन ग्रंथि महिलाओं में, देखिए इसमें क्या होता है, मानव मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथि होती है, जिसमें ग्रंथि ऊतक और वसा ऊतक होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रंथि ऊतक और वसा ऊतक होते हैं। प्रत्येक ग्रंथि ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों से विभाजित रहती है। यहाँ पे देखिए कितने स्तन पालियां बनी हुई हैं। और प्रत्येक पालियों में क्या होता है, एल्वियोली का एक समूह होता है। एल्वियोली स्तन नलिकाओं में खुलती है। यहाँ पे देखिए
जो एल्वोली होती है स्तन नलिकाओं में खुलती है, जहाँ से जो दूध निकलता है और बच्चे क्या करते हैं, दूध से बच्चे का क्या भरण पोषण होता है। प्रत्येक खंड में नलिकाएं छोटी स्तन वाहिनी में खुलती हैं। कई स्तन नलिकाएं मिलकर एक व्यापक स्तन एम्पूला बनाती हैं, जो निप्पल के ठीक पहले लेक्टिफेरस वाहिनी से जुड़ी होती है, जिससे माध्यम से दूध निकलता है। यहाँ पे देखिए, इसी सब आके यहीं पे जुड़ती हैं और यहाँ से क्या होता है, दूध निकलता है, जिससे बच्चे का भरण पोषण होता है। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है फैट, इसको दर्शा देना है। तो जो जो यहाँ पे निप्पल निप्पल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें निप्पल दर्शा दीजिएगा। इसी प्रकार देखिए एम्प्यूला, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए ये एम्प्यूला है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप लिख दीजिएगा और इसको लिखना मत भूलिएगा। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपने बता दिया कि किस चीज़ का क्या कार्य होता है। तो एग्जामर यही पढ़ेगा तो जान जाएगा कि हाँ, इस बच्चे को सब मालूम है चित्र के बारे में। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद मानव शुक्राणु। तो देखिए मानव शुक्राणु क्या होता है, यहाँ पे देखिए मानव शुक्राणु के 4 भाग होते हैं, सिर, गर्दन, मध्य भाग और पूंछ। ये होता है, देखिए ये होता है सिर, ये होता है मध्य भाग यानी गर्दन, और ये होता है मध्य भाग, और ये होता है पूंछ। 4 भाग होते हैं। आप लिख दीजिएगा हेड, नेक, और फिर मिडिल पीस, और फिर टेल। इतना आप दर्शा देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे होता है, जो शुक्राणु होते हैं उसके मुख्य 4 भाग होते हैं, क्या क्या, सिर, गर्दन, मध्य भाग और पूंछ। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु के पूरे शरीर को घेरे रहती है। सिर शुक्राणु का बड़ा सिर होता है, जो सिर होता है इसका ये बड़ा होता है, देखिए यहाँ पे, जिसमें एक लंबा अगुणित केंद्रक होता है। यहाँ पे देखिए इसमें एक केंद्रक होता है। केंद्रक का अग्रभाग एक्रोसोम से ढका होता है। यहाँ पे देखिए एक्रोसोम ढका, एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम जो करता है अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। गर्दन में समीपस्थ सेंट्रियोल होता है, जो युग्मनज के प्रथम विदलन विभाजन के लिए आवश्यक होता है, तथा दूरस्थ सेंट्रियोल होता है, जो पूंछ तंतु से जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिए जो सेंट्रोल होता है। आगे देखिए, मध्य भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो पूंछ की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसे तैरने के लिए ऊर्जा देते हैं। पूंछ अक्षीय तंतुओं से बनी होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है या शुक्राणुओं को तरल माध्यम से तैरने में मदद करती है। तो देखिए इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है शुक्राणु का। आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है हेड, यानी कि ये सिर हो गया इसका, इसको नेक, यहाँ पे देखिए नेक दर्शा देना है, और ये मिडिल पीस है, यानी कि जो मध्य भाग होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो इसे तैरने के लिए ऊर्जा देता है। ये हो गया टेल यानी पूंछ। तो अगर आप यही 4 चीज दर्शा देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए अगर क्लास 12 और 10 के लिए जो है, यही आप चार चीज लिख देंगे तो बहुत है, और आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या है, अगला चित्र है युवा परागकोश खंड। तो देखिए युवा परागकोश खंड क्या होता है, देखिए ये होता है युवा परागकोश खंड। इसमें देखिए एक विशिष्ट माइक्रोस्पेरेगियम रूपरेखा में गोलाकार दिखाई देता है, और 4 दीवारों से क्या होता है, 4 दीवारी से क्या होता है, इस प्रकार देखिए घिरा होता है। 4 दीवारी से जिस प्रकार से घिरता है उस प्रकार घिरा होता है। नंबर 1 होता है इसमें एपिडर्मिस। क्या होता है, एपिडर्मिस। यहाँ देखिए ये जो होता है पहले इसमें होता है एपिडर्मिस, जो इसका बाह्य भाग होता है एपिडर्मिस होता है। यहाँ पे देखिए जो सबसे किनारे वाला भाग होता है एपिडर्मिस होता है। यह कोशिका की सबसे बाहरी एकल परत है, जो सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है। ये देखिए जो सबसे बाहरी है ये एपिडर्मिस है, ये इसकी सुरक्षा करती है। दूसरा है एंथो एंथोथीसियम। तो देखिए एंथोथीसियम जो है क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरी वाली नली है, यहाँ पे देखिए जो दूसरा वाला है ये है। तो यह मोटा कोशिकाएं वाली दूसरी परत होती है। क्या होती है, दूसरी परत होती है, जो स्फोटन में मदद करती है तथा सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है। तीसरा होता है मध्य परत। क्या होता है, मध्य परत यानी मिडिल लेयर। यहाँ पे देखिए ये मिडिल लेयर, ये वाला जो होता है ये मिडिल लेयर है। ये देखिए इसमें क्या होता है, यह तीसरी परत है, जो कोशिकाओं की 1 से 3 परतों से बनी होती है। स्फुटन में मदद करती है तथा सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है। और फिर चौथा है टेपटम। क्या होता है, टेपटम। देखिए जो ये है टेपटम। यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये टेपटम होता है। यहाँ पे देखिए ये टेपटम है, टेपिटम। देखिए टेपटम क्या करता है, यह कोशिकाओं की चौथी और सबसे भीतरी परत होती है, जिसमें सघन कोशिका द्रव्य और अनेक केंद्रक होते हैं। यह विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं। तो अगर आप इतना बना देंगे और आप टेपटम और फिर एपिडर्मिस और फिर एंडोथीसियम दर्शा देंगे और मिडिल प्लेयर, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर में कोई भी नंबर नहीं काट सकता। अगर आप इतना लिख के आएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चित्र बना दीजिए, इतना लिख दीजिए, ना दर्शाएंगे तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है एनाट्रोपस बीजांड।
देखिए एनाट्रोपस बीजांड क्या होता है, देखिए बीजांड एक छोटी संरचना है जो एक डंठल के माध्यम से प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, जिसे जिसे फनिकल कहा जाता है। क्या इसे देखिए ये होता है, ये इसे कहते हैं फनिकल, इसे कहते हैं क्या, फनिकल कहते हैं इसे, इसमें जुड़ा होता है। बीजांड और फनिकल के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं। अब देखिए हिलम यानी हाइलम कहते हैं, इस प्रकार से इसे हाइलम भी कह सकते हैं, हिलम भी कह सकते हैं। तो ये होता है हाइलम, हिलम। बीजांड एक या दो सुरक्षात्मक आवरणों से घिरा होता है जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण बीजांड को सिरे के अलावा पूरी तरह से घेर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटा छिद्र बनता है जिससे माइक्रोपाइल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। देखिए ये जो छिद्र होता है ये इसे कहते हैं माइक्रोपाइल, छिद्र को माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड के विपरीत आधारीय भाग को क्या कहते हैं, चालाजा कहते हैं। क्या कहते हैं, चालाजा कहते हैं, चालाजा कहा जाता है। अध्यावरण के भीतर स्थित उच्च या प्रचुर मात्रा में आरक्षित खाद्य सामग्री वाली कोशिकाओं को बीजांडकाय कहा जाता है। बीजांडकाय के भीतर स्थित मादा युग्मकोद्भिद को भ्रूणकोश कहा जाता है। जो ये होता है इसे भ्रूणकोश कहते हैं। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और आप चित्र बना देंगे, तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, अगला है एक भ्रूण थैली। देखिए एक भ्रूण थैली क्या, देखिए मादा गैमेटोफाइट भ्रूण थैली एक एकल कार्यात्मक मेगास्पोर से विकसित होती है। यह मेगास्पोर 3 क्रमिक समसूत्री भाजनों से गुजरता है, जिससे 8 केंद्रीय भ्रूणकोश बनते हैं। जिससे क्या बनते हैं, 8 केंद्रीय भ्रूणकोश जिससे बनता है। माइक्रोपाइलर, यहाँ पे देखिए, ये देखिए माइक्रोपाइलर जो होता है, ये देखिए जो माइक्रोपाइलर सिरे पर 4 केंद्रकों में से केवल 3 ही 2 सिंडरजिड और एक अंडाणु कोशिका में भेदित होते हैं। यहाँ पे देखिए जो होते हैं किसमें होते हैं, देखिए यहाँ पे सिंजिड में, सिंजिड और फिर मातृ कोशिका में विभेदित होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से अंडाणु उपकरण कहते हैं। इसी प्रकार चलाजल सिरे पर 4 में से 3 केंद्रक प्रतिमुख कोशिकाओं के रूप में विभेदित होते हैं। शेष 2 कोशिकाएं माइक्रोपाइलर और चालाजल छोर की ओर केंद्रक की ओर बढ़ती हैं और इन्हें ध्रुवीय नाभिक के रूप में जाना जाता है, जो एक बड़ी केंद्रीय कोशिका में क्या होती हैं, स्थित होती हैं। इसलिए परिपक्वन पर मादा गैमेटोफाइट 7 कोशिकाएं संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। कितने, 7 कोशिका संरचना दिखाई देती हैं, हालांकि इसमें 8 केंद्रक होते हैं। इसमें कितने केंद्रक इसमें होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं इसमें। अब आगे देखिए, आपको बस चित्र बना देना है और इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको दर्शाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए क्या है, आगे आ गया शुक्राणु जनन। तो देखिए शुक्राणु जनन क्या होता है, इसका चित्र देखिए इस प्रकार से बनता है शुक्राणु जनन का। देखिए शुक्राणु जनन एक प्रक्रिया है जिसमें द्विगुणित शुक्राणु जनन अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर मौजूद प्रत्येक शुक्राणु जनन जो होते हैं 2n यानी कि द्विगुणित समसूत्री विभाजन से गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं को प्राथमिक शुक्राणु कोशिका 2n कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे 2n कहते हैं। ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं और 2 समान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं यन कहा जाता है, जिनमें प्रत्येक केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 समान अगुणित कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। शुक्राणु जनन नामक प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु को शुक्राणु जोजा शुक्राणु में परिवर्तित किया जाता है। तो इतना आप लिख देंगे और इतना चित्र बना देंगे, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसका देखिए क्या है, आगे है अंड जनन। तो देखिए इस प्रकार से आपका बनेगा अंड जनन का चित्र। तो सभी का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अंड जनन क्या होता है, देखिए द्विगुणित अंडाणु से परिपक्व अगुणित मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। यानी कि क्या होता है, ओओजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओओजेनेसिस। आगे देखिए अगोनिया,
जैसे यहाँ पे देखिए ये है अगोनिया, ये जो होता है अगोनिया होता है। तो अगोनिया जो होता है अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है और प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश करता है। क्या करता है? ये प्रोपेज फर्स्ट में प्रवेश करता है और क्या होता है था प्राथमिक अंडाणु नामक अवस्था में अस्थायी रूप से रुक जाता है। उसके बाद देखिए इसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडाणु ग्रेनुलोसा किसमें जाता है? ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की एक परत से घिर जाता है। जो ग्रेनुलोसा कोशिका होती है उससे एक परत से घिर जाता है, जिसे प्राथमिक कूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं प्राथमिक कूप। प्राथमिक रोम ग्रेनुलेसा कोशिकाओं की अधिक परतों पर और एक नए धेका सिरे से घिर जाता है और इन्हें द्वितीयक रोम कहा जाता है। तृतीयक कूप के भीतर प्राथमिक अंडाणु प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अगुणित द्वितीयक अंडाणु का और एक छोटे प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। द्वितीयक अंडाणु द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुजरता है, जिससे द्वितीय ध्रुवीय शरीर वाला अगुणित अंडाणु उत्पन्न होता है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है, आपको कुछ लिखना उखना नहीं है, बस आपको इतना लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको दर्शाना वर्शना नहीं है। उसके बाद देखिए आगे आ गया द्विसंकर क्रॉस। तो देखिए द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? देखिए दो लक्षणों में भिन्नता वाले दो समयुग्मी व्यक्तियों के बीच संकरण द्विसंकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हरा बीज है, यहाँ पे पीला बीज है। तो देखिए मेंडल ने सच्चे प्रजनन वाले गोल बीज के रंग में कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाई को झुर्रीदार हरे रंगों के बीच क्या किया? साथ संकरण किया। झुर्रीदार हरे रंग के साथ पीले रंग का संकरण कराया। तो देखिए निषेचन के समय युग्मक आर वाई और स्मॉल आर वाई मिलकर F1 पीढ़ी में कैपिटल आर कैपिटल वाई बनाते हैं। मेंडल ने पाया कि माता पिता के संकरण से उत्पन्न बीजों में F1 पीढ़ी में गोल आकार के पीले रंग के बीज थे। यहाँ पे देखिए F1 पीढ़ी में गोल आकार का और पीला रंग का बीज है। अगले चरण में F1 संकरणों के स्वपरागण किया गया, फिर इसका ही स्वपरागण हुआ। तब क्या हुआ? देखिए F2 पीढ़ी में 9 गोल बीज हुए और पीले 3 झुर्रीदार, पीले 3 गोल, हरे 1 झुर्रीदार और हरे बीज उत्पन्न हुए। यहाँ पे देखिए द्विसंकर क्रॉस में क्या हुआ? फिनोटाइप अनुपात 9:3:1 के अनुपात का हुआ। यानी कि 9 गोल बीज बने और पीले 3 बीज बने, पीले झुर्रीदार 3 बने और पीले गोल 3 बने और हरे 1 झुर्रीदार 1 बना। इस प्रकार से हुआ। उसके बाद देखिए इतना आप चित्र बना देंगे और आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसका देखिए क्या है आगे? अपूर्ण प्रभुत्व। देखिए यह एक ऐसी घटना है जिसमें F1 संकर पैतृक जीन के मध्यवर्ती लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी अपूर्ण प्रभाविता जिसे कहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें? देखिए यह क्या है? मिराबिलिस जलापा यानी कि 4 बजे का पौधा, जिसे कहते हैं 4 बजे का पौधा, और एंटीरिसन मेजस यानी कि स्पेन ड्रैगन के फूलों के रंगों में देखा गया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम रेड और सफ़ेद यानी लाल और सफ़ेद फूलों के बीच में संकरण कराते हैं, देखिए क्या होता है? गुलाबी बीज बचता है। देखिए सच्चे प्रजनन वाले लाल फूल वाले यानी कि RR लाल फूल वाले और फिर सच्चे प्रजनन वाले सफ़ेद फूल वाले पौधे के बीच क्रॉस में क्या होता है? F1 पीढ़ी में गुलाबी पौधा बनता है, यानी गुलाबी फूल वाले पौधे बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाल फूल वाला पौधा है, यहाँ पे क्या है? सफ़ेद फूल वाला पौधा है। हमने इसका जब संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में गुलाबी पौधे वाला फूल वाला पौधा आया। जब F1 का स्वपरागण हुआ तो F2 में परिणाम निम्न अनुपात में हुआ, जैसे कि लाल 2 गुलाबी, 1 लाल 2 गुलाबी और 1 सफ़ेद आया। कितना? देखिए 1 सफ़ेद, 1 लाल 2 गुलाबी और 1 सफ़ेद आया। यहाँ पे देख सकते हैं आप चित्र में। तो ये क्या हुआ? 1:2:1 के अनुपात में हुआ। यहाँ फेनोटाइप अनुपात मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से विचलित होता है। फेनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात दोनों समान था, यानी समान होंगे, यानी 1:2:1 के अनुपात होंगे। उसके बाद देखिए अगला क्या है? अगला है न्यूक्लियोसोम। तो देखिए ऋणात्मक रूप से आवेशित डीएनए धनात्मक रूप से आवेशित हिस्टोन ऑक्टोमेयर के चारों ओर लिपटा रहता है। जो ऋणात्मक रूप से आवेशित डीएनए होता है वो धनात्मक रूप से आवेशित हिस्टोन जो होता है, यहाँ पे देखिए हिस्टोन हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन के चारों ओर कहते हैं, यहाँ पे देखिए लपेटा हुआ है, ये देखिए डीएनए जो है लपेटा हुआ है।
जिससे एक संरचना बनती है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक समान न्यूक्लियोसोम में 200 बीपी डीएनए हेलिक्स होता है। न्यूक्लियोसोम नाभिक में क्रोमेटिन नामक संरचना की दोहराई जाने वाली इकाई का निर्माण करते हैं, जो नाभिक में दिखाई देने वाला धागे जैसा रंगयुक्त पिंड है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम को मोतियों पर धागे की संरचना के रूप में देखा जाता है। हिस्टोन 8 अणुओं की एक इकाई बनाने के लिए संगठित होते हैं, जिन्हें हिस्टोन ऑक्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिस्टोन ऑक्टोमियर। यहाँ पे देखिए, ये जो होता है गोलाकार हरा, ये है हिस्टोन ऑक्टोमियर। इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे और इसको लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, प्राकृतिक कांटा। देखिए क्या होता है, यह विशिष्ट रूप एक निश्चित बिंदु जहां डीएनए प्रतिकृति उत्पन्न होती है उसे प्रकृति या उद्गम या फिर ओरी कहा जाता है। डीएनए डबल हेलिक्स के पूरक रज्जुकों को डीएनए हेलिकेज और डीएनए गायरेज द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को डबल रज्जुक डीएनए का खुलना कहते हैं। दोहरे रज्जुक वाले डीएनए के खुलने से डीएनए दैत्य में वाई आकार का विन्यास होता है। इसे प्रकृति कांटा कहते हैं। यहाँ पे देखिए वाई आकार का क्या है बना हुआ, इसे ही कहते हैं प्राकृतिक कांटा। इतना आप लिख देंगे और इसे चित्र बना देंगे, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, देखिए डीएनए की प्रतिलेख इकाई में डीएनए के 3 क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 होता है प्रमोटर, दूसरा होता है संरचनात्मक जीन, तीसरा होता है टर्मिनेटर। तो देखिए यहाँ पर ये होता है प्रमोटर और एक ये होता है टर्मिनेटर, और यहाँ पे ये होता है संरचनात्मक जीन। तो देखिए जो प्रमोटर होता है यह प्रतिलेखन की शुरुआत के लिए आरएनए पॉलीमरेज के लिए बंधन स्थल है, और जो संरचनात्मक जीन है यह संरचनात्मक कार्यों के लिए एंजाइम या प्रोटीन को कोड करता है, और टर्मिनेटर है यह वह क्षेत्र है जहां प्रतिलेखन समाप्त होता है। अब आगे देखिए क्या है, आगे हमारे लेक ओपेरॉन अवधारणा। तो देखिए लेक ओपेरॉन अवधारणा, देखिए प्रेरक है कि लैक्टोज की अनुपस्थिति में नियामक जीन दमनकारी प्रोटीन का नियमन और उत्पादन करता है। दमनकारी प्रोटीन जो होता है ओपेरॉन के संचालक क्षेत्र से जुड़ जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज को ओपेरिन का प्रतिलेपन करने से रोकता है, इसलिए कोई एंजाइम नहीं बनता। इस प्रकार के ओपेरॉन को स्विच ऑफ ओपेरॉन कहते हैं, यानी बंद हुआ ओपेरॉन कहते हैं, स्विच ऑफ ओपेरॉन। इस प्रकार से इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे, कितना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद है प्रेरक की उत्पत्ति में। तो देखिए लैक्टोज एक प्रेरक के रूप में दमनकारी से जुड़ जाता है और दमनकारी निष्क्रिय हो जाता है। अब दमनकारी संरचनात्मक क्षेत्र से जुड़ने में क्या होता है, विफल होता है। इससे आरएनए पॉलीमरेज संरचना से जुड़ जाते हैं और लेक एमआरएनए का प्रतिलेखन होता है। इसका जो लेक एमआरएनए होता है इसका प्रतिलेखन होता है। लेक एमआरएनए पॉलीस्टोटेनिक होता है और बीटा बीटा ग्लैक्टोसिडेज परमीज और ट्रांस एसिटाइलेज नामक 3 एंजाइम उत्पन्न करता है। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये और ये 3 एंजाइम क्या करता है, उत्पन्न करता है। और फिर अब ओपेरॉन को स्विच्ड ऑन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्विच्ड ऑन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार रहेगा तो ये स्विच्ड ऑफ रहेगा, यहाँ पे रहेगा स्विच्ड ऑन। इस प्रकार से आपका होगा लेक ओपेरॉन अवधारणा। ये बोर्ड एग्जाम में कमी पूछता है चित्र, लेकिन आप तैयार कर लीजिएगा, क्या पता आ ही जाए। उसका देखिए क्या है, मिलर का प्रयोग। तो देखिए मिलर का प्रयोग, ये देखिए मिलर का प्रयोग का चित्र। देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए एल मिलर और सी उरे ने 1953 में रासायनिक प्रक्रिया के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस पर CH4H2NH3 और जल वाष्प युक्त एक बंद फ्लास्क में विद्युत डिस्चार्ज बनाया। यहाँ पे देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, H2 और NH3 को क्या किया, और H2 को क्या इसमें किया, उन्होंने क्या किया 800 डिग्री पर जल वाष्प युक्त एक फ्लक्स बनाया। उसमें क्या किया, विद्युत डिस्चार्ज किया। कुछ सप्ताह बाद उन्होंने फ्लास्क में अमीनो एसिड और जटिल अणुओं जैसे शर्करा, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट्स और वसा का निर्माण होते देखा। देखिए उनका निष्कर्ष क्या निकला। उनका निष्कर्ष निकला कि यह रासायनिक उत्पत्ति के सिद्धांत के लिए प्रयोग साक्ष्य प्रदान करता है। इससे पता चला कि जीवन का पहला गैर कोशिका रूप लगभग 3 अरब वर्ष पहले बन गया था, यानी बना था।
इससे पता चला कि अकोशिकीय जैव अणु डीएनए, आरएनए और पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन के रूप में मौजूद होते हैं। पहले कोशिका का निर्माण, फिर अकोशिकीय का निर्माण होता है। ये होता है मिलर का प्रयोग। उसके बाद देखिए आगे, आगे है एंटीबायोटिक अणु। क्या है यहाँ पे देखिए, एंटीबायोटिक अणु। तो देखिए एंटीबायोटिक अणु का चित्र इस प्रकार से होता है। इसके बाद चित्र बनाएंगे आप और लिखना है आपको कि एंटीबायोटिक प्रोटीन क्या है, अणु होते हैं जिन्हें जिन्हें क्या होता है, जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। और ये 5 प्रकार के होते हैं, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीजी और फिर आईजीडी। एंटीबॉडी की संरचना वाई आकार की होती है। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें से 2 लंबे होते हैं जिन्हें भारी अच श्रृंखलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं भारी अच श्रृंखला। जबकि अन्य 2 छोटी होती हैं जिन्हें हल्की यल श्रृंखलाएं कहते हैं। इसलिए एक प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। आईजीजी रक्त में सबसे अधिक प्रचलित एंटीबॉडी है। इसके बाद आईजीए जो है और आईजीएम आते हैं। आईजीए स्तन में दूध कोलेस्ट्रॉल में मौजूद होता है। देखिए जो इंजेक्शन लगते हैं इसमें यही प्रतिरक्षी होते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या, बायोगैस संयंत्र। तो देखिए ये है बायोगैस संयंत्र का चित्र। तो देखिए बायोगैस उत्पादन के लिए कच्चा माल मवेशियों का मूत्र, मलमूत्र, गोबर होता है। इसमें देखिए इसमें गोबर भरा जाता है, मवेशी नहीं, गाय भैंस का। बायोगैस संयंत्र में एक कंक्रीट टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है। यहाँ पे देखिए ये कंक्रीट टैंक है। और फिर देखिए जिसमें जैव अपशिष्ट और गोबर का घोल एकत्र किया जाता है। टैंक में एक तैरता हुआ ढक्कन होता है, जो ढक्कन तैरता हुआ रहता है, जो टैंक में गैस के उत्पादन पर ऊपर उठता है। गोबर में मौजूद मीथेन बैक्टीरियम जैव अपशिष्ट पर क्रिया करके बायोगैस उत्पन्न करता है। उत्पादित गैस को एक आउटलेट के माध्यम से आसपास के घरों में आपूर्ति की जाती है। एक अन्य आउटलेट के माध्यम से प्रमुख घोल को उर्वरक के रूप में उपयोग करने के लिए निकाल दिया जाता है। बायोगैस का उपयोग खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से बायोगैस का उपयोग हो जाएगा और इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। ड्रंग वापर है और ये क्या है, स्टेज है। इसमें देखिए टैंक है, इसमें क्या होता है, गोबर भरा जाता है। जब इसमें गैस बन जाता है तो ये क्या करता है, जो इसका ढक्कन है ये ऊपर उठ जाता है। और यहाँ से गैस को क्या कहते हैं, निकाल देते हैं। जिसको खोलेंगे तो यहाँ से गैस आएगा और ये ढक्कन धीरे बंद हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बायोरिएक्टर। तो देखिए बायोरिएक्टर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये होता है बायोरिएक्टर का चित्र। देखिए बायोरिएक्टर एक बड़े आकार 100 से 1000 लीटर के बर्तन होते हैं, जिनसे कच्चे माल को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। यह तापमान, पीएच, सबस्ट्रेट, नमक, विटामिन और ऑक्सीजन जैसी इष्टतम विकास स्थितियां प्रदान करके वांछित उत्पादन प्राप्त करने के लिए सभी इष्टतम स्थितियां प्रदान करता है। देखिए क्या है, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले बायोरिएक्टर हैं। ये बेलनाकार होते हैं तथा इनका आधार जो होता है घुमावदार होता है, जिससे सामग्री का उचित मिश्रण हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये है बायोरिएक्टर का चित्र। इतना आप चित्र बना देंगे और इसको लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।